Sorry students, video paused automatically. Students, let us proceed our chapter. इंडियन टेक्सटाइल डिज़ाइन। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कि जो टेक्सटाइल के ऑक्यूपेशन में काफ़ी सारे दूसरे ऑक्यूपेशन भी जुड़ने लगे, जैसे स्पिनिंग वर्क, वीविंग वर्क, ब्लीचिंग, डाइंग। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है टेक्सटाइल का काम करने लगे, टेक्सटाइल के डिज़ाइन वगैरह में इंक्रीज़ होने लगे। तो इससे क्या हुआ, इंडियन टेक्सटाइल डिज़ाइन बिकेम इंक्रीजिंगली रिफाइंड। तो इंडिया का जो टेक्सटाइल डिज़ाइन था ना, वो ज़्यादा बड़े स्तर पर रिफाइंड होने लगा, मतलब कि और ज़्यादा अच्छी ढंग से डिज़ाइन होने लगा। हाउएवर दिस पीरियड ऑल्सो सो द डिक्लाइन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ क्राफ्ट पर्सन। लेकिन इस पीरियड ने, इस काल ने ये भी महसूस किया कि जो क्राफ्ट पर्सन इंडिपेंडेंस थे ना, पहले जो क्राफ्ट पर्सन थे, जो मतलब कि हाथ से कपड़ा बुनाई कुताई वगैरह करते थे, कपड़ा तैयार करते थे, तो उनका जो आत्मनिर्भर उद्योग थे ना उनके, वो डिक्लाइन हो चुके थे। वो उनकी जो अपनी स्वतंत्रता है वो अब गायब हो चुकी थी। They now began to work on system of advances, which meant that they had to weave cloth which was already promised to European agents. इट मीन्स कि जो उन्हें जो काम करना पड़ता था, अब यूरोपियन एजेंट्स के कहने पर ही उन्हें करना पड़ता था। जो भी कपड़ा तैयार करना पड़ता था, उन्हीं के अकॉर्डिंग कपड़ा रेडी करते थे। वीवर्स नो लॉन्गर हैड द लिबर्टी ऑफ सेलिंग देयर ओन क्लोथ। जो वीवर थे, जो जुलाहे थे, जो बुनाई कताई का काम करते थे, अब उनके पास लिबर्टी नहीं रही थी कि वो अपने अकॉर्डिंग कपड़ा बेच सकें और अपने अकॉर्डिंग कपड़े के पैटर्न तैयार कर सकें। They had to reproduce the design supplied to them by the company agents. Company agents उन्हें जैसा डिज़ाइन बनाने के लिए बोलती थी, वो वैसा ही डिज़ाइन उन्हें रिप्रोड्यूस करना पड़ता था। तो वो पूरी तरह से अब क्या हो चुके थे, जो उनकी इंडिपेंडेंस, जो फ्रीडम थी कपड़ा बुनने की, वो जा चुकी थी। द 18th century saw the rise of Bombay, कैलकाटा एंड मद्रास। 18th सेंचुरी ने बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास का उदय देखा, विच वॉज नोडल सिटीज़ टुडे, जो कि अब आजकल सेंट्रल प्लेस बन चुके हैं क्राफ्ट को लेकर के, इसको ट्रेड वगैरह को लेकर के। क्राफ्ट एंड कॉमर्स अंडरवेंट मेजर चेंजेस एज मर्चेंट्स एंड आर्टिसंस सच एज वीवर्स वर मूव्ड इनटू द ब्लैक टाउन्स। जो क्राफ्ट और कॉमर्स का काम था उसमें काफ़ी चेंज होने लगे, क्योंकि जो मर्चेंट और आर्टिसन थे, जो वीवर थे, वो अब ब्लैक टाउन में वो मूड किए गए, मतलब कि उनको कहाँ भेजा गया, ब्लैक टाउन में। और ये ब्लैक टाउन क्या है, एस्टेब्लिश्ड बाय द यूरोपियन कंपनीज। ये यूरोपियन कंपनीज द्वारा स्थापित किए गए कस्बे हैं, शहर हैं। विद इन दीज न्यू सिटीज़, इन नए सिटीज़ में, नए सिटीज़ कौन से, बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास, जो नए शहर का उदय हुआ, तो उन शहरों में ब्लैक टाउन बनाए गए और वहाँ पर जो इंडियन मर्चेंट और इंडियन आर्टिसन थे उनको वहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया। किन के द्वारा किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। द ब्लैक्स और नेटिव ट्रेडर्स, जो वो इंडियन को ब्लैक बोलते थे, ब्लैक्स, या फिर नेटिव ट्रेडर का मतलब जो क्षेत्रीय व्यापारी थे, मतलब कि इंडिया के व्यापारी, एंड क्राफ्ट पर्सन वर कन्फाइंड हियर वाइल। उन क्राफ्ट पर्सन को और ट्रेडर्स को वहाँ पे कन्फाइंड, वहाँ पे ही उनको रहना पड़ता था, काम करना पड़ता था। लेकिन दूसरी तरफ जो वाइट रूलर्स थे, ऑक्यूपाइड द सुपीरियर रेजिडेंसीज ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास और फोर्ट सेंट विलियम इन कैलकाटा। लेकिन जो वाइट पर्सन थे, अंग्रेज जो थे, वो सुपीरियर रेजिडेंसी, उनका जो रहने का स्थान था सुपीरियर था, काफ़ी अच्छी जगह थी। और वो क्या है, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कैलकाटा में फोर्ट सेंट विलियम। तो आपको दोनों नेम याद रखने हैं। मद्रास में क्या है, फोर्ट सेंट जॉर्ज, और कैलकाटा में फोर्ट सेंट विलियम। तो ऐसे इन फोर्ट्स में वो खुद रहते थे, अच्छी जगह पे रहते थे, और इंडियंस को जो बहुत ही ब्लैक टाउन में रखा जाता था। द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट एंड कॉमर्स इन द 18th सेंचुरी विल बी टेकन अप नेक्स्ट ईयर। जो क्राफ्ट और कॉमर्स की जो स्टोरी है वो नेक्स्ट ईयर भी
आप पढ़ेंगे 8th क्लास में भी आपको ये पढ़ने को मिलेगी। Vasco da Gama and Christopher Columbus. In the 15th century, European sailors undertook unprecedented exploration of sea route. They were driven by the desire to find way of reaching the Indian subcontinent and obtaining spices. जो इंडियन टेक्सटाइल और इंडियन स्पाइसेस काफ़ी फेमस हो चुके थे यूरोप के कंट्रीज़ में, तो उन्होंने जो यूरोपियन सेलर हैं उन्होंने इंडिया को ढूंढना शुरू कर दिया। तो इंडिया की तलाश में वो सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट वहाँ पे उसके रास्ते ढूंढने लगे। वास्को ड गामा पोर्टुगीज सेलर सेल डाउन द अफ्रीकन कोस्ट। ये जो वास्को ड गामा है ये कौन है? पोर्टुगीज सेलर, पुर्तगाल का नाविक है ये, और ये अफ्रीकन कोस्ट से सेल डाउन मतलब वहाँ से अपनी नाव लेके निकला। वेंट राउंड द केप ऑफ गुड होप। अब सॉरी अपना शिप लेके, उसके साथ काफिला है शिप्स का, दूसरे शिप भी हैं उसके साथ। वेंट राउंड द केप ऑफ गुड होप के होते हुए वो वहाँ से निकले। एंड क्रॉस्ड ओवर द इंडियन ओशियन, और इंडियन ओशियन को क्रॉस करते हुए आ गए। हिज फर्स्ट जर्नी टुक मोर देन अ ईयर। उसकी जो पहली जर्नी थी ना, 1 साल से ज़्यादा समय लगा। ही रीच्ड कालीकट इन 1498। तो वो 1498 में कालीकट पहुँचे, मतलब वापस पहुँचे ना, तो 1498 में पहुँचे थे। लिस्बन में वापस रिटर्न हुए जब वो, और ये लिस्बन क्या है? कैपिटल ऑफ पोर्टुगल। द फॉलोइंग ईयर ही लॉस्ट 2 ऑफ हिज 4 शिप। और जब उनकी यात्रा के दौरान उसने ना अपने 4 शिप थे उसके, उनमें से 2 शिप रह गए थे और 54 पीपल जिंदा रह गए थे, जबकि कितने थे? 170। तो काफ़ी सारा लॉस हुआ था उनको। और इतने सारे नुकसान के बावजूद उन्होंने उनके लिए जो ये रास्ता उन्होंने ढूंढ के निकाला था इंडिया आने का, ये उसके लिए प्रॉफिटेबल साबित हुआ, मतलब उसको फ़ायदा हुआ। एंड ही वॉज फॉलोड बाई इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच सेलर। और सबसे पहले कौन थे? इंग्लिश, डच और फ्रेंच के बाद वो पोर्टुगल्स यहाँ पे आई। द सर्च फॉर सी रूट टू इंडिया हैड अनदर अनएक्सपेक्टेड फॉल आउट ऑन द एजम्पशन दैट द अर्थ वॉज राउंड। अब ये दूसरे नाविक हैं, ये भी इंडिया की सर्च में निकलते हैं। इनका नाम है क्राइस्टोफर कोलंबस। एन इटालियन है ये। डिसाइडेड टू सेल वेस्ट वर्ड अक्रॉस द अटलांटिक ओशियन। ये अटलांटिक ओशियन को क्रॉस करते हुए वेस्ट की तरफ जाते हैं। टू फाइंड अ रूट टू इंडिया का रास्ता निकालने के लिए। ही लैंडेड इन द वेस्ट इंडीज़ पर ये कदम रखते हैं। विच गोट देयर नेम बिकॉज ऑफ देयर कन्फ्यूज़न। जो वेस्ट इंडीज़ का नाम पड़ा है ना, ये उनके इसी कन्फ्यूज़न की वजह से पड़ा है। इन 1492 में ही वॉज फॉलोड बाई सेलर्स, और उसके जो ही वॉज फॉलोड बाई सेलर्स एंड कनकरर फ्रॉम स्पेन एंड पोर्टुगल। और इनके साथ जो दूसरे सेलर्स हैं वो हैं स्पेन के और पोर्टुगल्स के दूसरे सेलर्स भी हैं, जो कि ये सब मिल करके सेंट्रल और साउथ अमेरिका के काफ़ी बड़े हिस्से को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उन पर कब्जा कर लेते हैं। आफ्टर डिस्ट्रॉइंग अर्लियर सेटलमेंट्स इन द एरिया। और जो पहले वहाँ पे सेटलमेंट थी ना, उसको नष्ट करके वो अपना नियंत्रण साउथ और सेंट्रल अमेरिका में कर लेते हैं। उसका नया नाम रख देते हैं वेस्ट इंडीज़। Students, with this our lesson is finished. Thank you for watching the video.